मेरी जिंदगी लड़ाई भिड़ाई में गुजर गई थी और मैं इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर समझते हैं, अगर लड़ाई के दौरान उन्हें इश्तियाल दिलाया जाए तो वो हवास खो बैठते हैं और हरीफ पर ऊट पटांग अंदाज में हमले करके अपनी तवानाई ज़ाया करते हैं और हरीफ इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाता है। मेरी ये तरकीब कारगर साबित हुई। वो बिफरे हुए सांड की तरह मेरी तरफ लपका। उसके साथ ही मेरा हाथ भी हरकत में आ गया। बेल्ट का स्टील का बक्कल उसके कंधे पर लगा। कितना ही ताकतवर सही, वो था तो गोश्त पोस्त का इंसान ही। कंधे पर लगने वाली चोट ने उसे एक बार फिर बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। मेरे इस वार से उसकी अना बुरी तरह मजरूह हुई थी। उसका घमंड टूट गया था। वो वाकई अपने होशो हवास खो बैठा। मैं इससे पूरा पूरा फायदा उठा रहा था। मेरे बेल्ट की हर जरब पर वो पहले से ज्यादा जोर से चीखता हुआ मेरी तरफ लपकता। मैंने मौका पाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। वो पिस्तौल पकड़े इत्मीनान से दरवाजे के सामने खड़ा था। मुझे सजा देने के लिए शायद उस देवजात को खास तौर पर यहाँ लाया गया था और दरवाजे के करीब खड़े हुए शख्स को इत्मीनान था कि वो मुझ पर काबू पा लेगा। मामला हाथ से निकलते देखकर वो मुदाखलत जरूर करता, लेकिन उसके ख्याल में शायद अभी ऐसा मरहला नहीं आया था। वो देवजात गुस्से में बिफरा हुआ था। उसका जुनून बढ़ता जा रहा था और आखिरकार उसका एक दाव चल गया और यही लम्हा मेरे लिए कयामत खेज साबित हुआ। मैंने हमला किया तो इस मर्तबा बेल्ट उसके हाथ में आ गया। उसने जोरदार झटका दिया। बेल्ट मेरे हाथ से छूट गया और मैं लड़खड़ाता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। सर पर शदीद चोट लगी। मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन मैं जल्द ही संभल गया। मेरा ख्याल था कि वो देवजात बेल्ट से मेरी खाल उधेड़ देगा, मगर उसने बेल्ट एक तरफ फेंक दी और दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने एक दो मरतबा उससे बचने की कोशिश की, मगर आखिरकार उसकी गिरफ्त में आ ही गया। उसने मुझे उठाकर दीवार के साथ दे मारा। मैं दीवार से टकरा कर नीचे गिरा। मेरे संभलने से पहले ही उसने फिर मुझे किसी खिलौने की तरह उठाकर दूसरी दीवार के साथ दे मारा। इन दो झटकों से ही मेरा इंजर पिंजर ढीला हो गया, लेकिन इस बार मैं फुर्ती से उठा। मेरे जहन में फिर वही हरबा आया। मैंने पंखे की तरफ देखा जो अब रुक चुका था। मैंने पहले की तरह उछलकर पंखे को पकड़ा और उसके सीने में लात मारने की कोशिश की, मगर वो देवजात इस मर्तबा मोहतात हो चुका था। उसने बड़ी होशियारी से टखनों के करीब से मेरी दोनों टांगें पकड़कर जोरदार झटका दिया। पंखा मेरे हाथ से छूट गया और मैं उसके हाथों में उल्टा लटक गया। वो मुझे इस तरह उल्टा लटकाए हुए था जैसे मुर्दा मछली को दुम की तरफ से पकड़कर लटकाया जाता है। पहले मैं दोनों हाथ चलाता रहा, फिर अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैं उसे टांगों से पकड़कर गिराने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पैर सुतूनों की तरह फर्श पर जमे हुए थे। उस देवजात ने गुर्राते हुए मुझे कुछ और ऊपर उठा लिया और इस तरह मुझे एक मौका मिल गया। मेरे हाथ उसके घुटनों के बराबर पहुंच गए थे। मैं उसके घुटनों के जोड़ों पर पीछे की तरफ मुक्के मारने लगा। मेरा हरबा कारगर साबित हुआ। घुटनों के पिछली तरफ हल्का सा हाथ लगने से भी कोई अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता। वो भी अपने आप को संभाल नहीं सका था। पहले लड़खड़ाया और फिर पुश्त के बल गिरा। मेरा सर फर्श से टकरा गया और मुझे यूं लगा जैसे मेरी गर्दन कंधों के अंदर धंस गई हो। मेरी टांगें अब भी उसके हाथ में थीं। मैं टांगों को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरा एक पैर उसके मुंह पर लगा। वो करा उठा और मेरे पैर उसकी गिरफ्त से आजाद हो गए। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। जिस्म का सारा खून मेरे दिमाग में उतर आया था और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। आंखों के सामने एक बार फिर धुंध सी छाने लगी थी। मैं दीवार से टेक लगाकर सर को जोर जोर से झटके देने लगा और इससे पहले कि मैं वहां से हटता, उस देवजात ने उठकर एक बार फिर मुझे गिरफ्त में ले लिया। इस मर्तबा मेरी गर्दन उसके काबू में आ गई। उसका अंगूठा मेरे नरखरे पर था और वो दबाव बढ़ाता जा रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, मगर कामयाबी का 1% भी इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी गर्दन आहनी शिकंजे में कसी हुई थी। मुझे लगता था कि अगर चंद सेकंड और इस सूरत हाल से दो चार रहा तो मेरी रूह मेरे जिस्म को दागे मुफारकत दे जाएगी। मैं एक बार फिर जोर आजमाई करने लगा और फिर उस लम्हे एक निस्वानी आवाज मेरी समात से टकराई। ये क्या हो रहा है? छोड़ दो इसे लखन। मैंने बसत मुश्किल आंखें खोलकर देखा। दरवाजे के करीब बैला का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। मैं उस देवजात के नाम से भी मुतारिफ हो गया। बैला ने उसको लखन कहकर मुखातिब किया था, मगर लखन मुझे छोड़ने की बजाय गर्दन को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरे हलक से फंसी फंसी सी खरखराहट की आवाजें निकलने लगी। बैला चीखी, लखन मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। अगर ये मर गया तो नागराज हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। लखन गुर्राया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी इंसल्ट की है। अजीब मंतिक थी। वो दूसरों की जान से खेलता रहे तो कोई बात नहीं, कोई अपने आप को बचाने के लिए मज़ाहमत करे तो उसकी इंसल्ट। गोया वो चाहता था कि उसके हाथ में आने वाला खामोशी से मर जाए। बैला चीखी, मैं कहती हूँ छोड़ दो वरना गोली चला दूंगी।
मैंने एक बार फिर आंख खोल कर देखा। बेला ने उस आदमी से पिस्तौल ले लिया था जो पहले से वहां मौजूद था। उसके पीछे दरवाजे के करीब 2 और आदमी खड़े थे। बेला की इस वार्निंग के बावजूद लखन मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। बेला आगे आ गई। उसने एक बार फिर लखन को वार्निंग दी और दूसरे ही लम्हे कमरे की फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली लखन की पिंडली में लगी। वो चीख उठा। मेरी गर्दन उसके हाथ से छूट गई। मैं पट से जमीन पर गिरा और दोनों हाथों से गर्दन सहलाने लगा। गोली लगने के बाद लखन एक टांग पर नाच रहा था। फिर वो गुर्राता हुआ बेला की तरफ बढ़ा। बोला, मार डालूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। बेला ने पीछे हटते हुए उसके पैरों में एक और गोली चला दी और दरवाजे में खड़े हुए आदमियों की तरफ देखते हुए चीखी, इसे ले जाओ यहां से वरना मर जाएगा मेरे हाथों। बेला के लहजे में नफरत भी थी और सफाकी भी। वो दोनों आदमी भी खासे लहीम शहीम थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लखन को काबू किया और उसे खींचते हुए बाहर ले गए। तीसरा आदमी वहीं खड़ा रहा था। बेला मेरे करीब आकर घुटनों पर झुक गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे अफसोस है नाजी, तुम्हें थोड़ी सी सजा देने के लिए लखन को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन मैं अगर वक्त पर न पहुंचती तो वो तुम्हें खत्म कर ही देता। लगता है तुमने उसकी अच्छी खासी मुरम्मत कर डाली थी और इसलिए उस पर जुनून तारी हो गया था। आज तक कोई उस पर हाथ नहीं उठा सका। मैंने कहा और तुमने मुझे बचाने के लिए उसकी टांग पर गोली मार दी। मैं उठकर बैठ गया। एक हाथ से मैं अब भी गर्दन सहला रहा था। बेला 2 कदम पीछे हट गई। उसे डर था कि मैं उस पर हमला न कर दूं। बोली, अगर वो तुम्हें न छोड़ता तो मैं उसकी खोपड़ी में भी गोली मार सकती थी। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे किसी किस्म की हमदर्दी है, बल्कि तुम्हारी जान इस वक्त हमारे लिए ज्यादा कीमती है। तुम्हारी ये बेखौफी और मारधाड़ की सलाहियत तुम्हारी अहमियत को बढ़ा रही है। वो उठकर मजीद पीछे हट गई। दरवाजे के करीब खड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो तुम पर गुस्सा आ रहा है सूरज। तुम खामोशी से तमाशा देखते रहे और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। खैर, इसे ऊपर ले चलो। सूरज बोला, मैं उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता तो वो मुझे भी मार डालता। उसने आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़कर घसीटा। मैं उठकर खड़ा हो गया। लखन से धींगा मुश्ती में मेरा चोगा फट गया था जो नीचे लटक कर पैरों में उलझ रहा था। लखन के हाथों गधों की तरह पिटने के बावजूद मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ था और मैं उस वक्त भी इस पोजीशन में था कि सूरज को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे ढाल बना लेता और यहां से निकलने की कोशिश करता। लेकिन लखन का हशर मैं देख चुका था। मुझे अपनी हिरासत में रखने के लिए बेला सूरज को भी गोली मार सकती थी। हम तहखाने से निकलकर ऊपर आ गए। मुझे एक कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया गया। यहाँ एक आदमी पहले से मौजूद था। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी और वो बड़ी गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। बाहर किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने और फिर गाड़ी के रवाना होने की आवाज सुनाई दी। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो दोनों लखन को ले जा रहे थे। बेला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सूरज, बहुत अरसे के बाद, बल्कि जिंदगी में पहली बार भगवान तुम्हारे घर में पधारे हैं। साधु संत देवता सम्मान ही तो होते हैं। तुम्हें इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, सेवा करो साधु महाराज की। सूरज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, क्या सेवा करूं साधु महाराज। मैंने कहा, पानी, मुझे पानी पिला दो। मेरे होंठों से बहने वाला खून जम गया था और हलक खुश्क हो रहा था। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। कमबख्त लखन ने मुझे रुई की तरह धुनक कर रख दिया था। सूरज दूसरे कमरे में जाकर पानी से भरा हुआ गिलास ले आया। इस दौरान दूसरा आदमी राइफल ताने खड़ा रहा। बेला के हाथ में भी पिस्तौल था। सूरज पानी से भरा हुआ गिलास लेकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने भी हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गिलास मेरे हाथ में देने की बजाय पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया। वो गिलास एक तरफ फेंकते हुए गुर्राया, मेरे भाई का हत्यारा मेरे हाथों से पानी पीना चाहता है। मैं पिलाता हूँ तुम्हें पानी, बल्कि गंगा जल पिलाऊंगा तुम्हें। उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इस कदर भरपूर था कि मेरा दिमाग घूम गया। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल सकता, एक जोरदार घूंसा मेरे मुंह पर पड़ा और मैं कुर्सी समेत पीछे उलट गया और कलबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा। सूरज भी घूमकर मेरे करीब आ गया और मुझ पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरे मुंह और नाक से एक बार फिर खून बह निकला। बेला चीखी, बस करो सूरज, इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। सूरज के हाथ रुक गए। वो हुक्मतुली करने पर लखन का हशर देख चुका था। उसने पहले कुर्सी सीधी की और फिर मुझे उठाकर कुर्सी पर पटक दिया। और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि आदिनाथ मंदिर में जो पुजारी मेरे हाथों मारा गया था वो सूरज का भाई था। तहखाने में वो खुद तो जब्त किए खड़ा रहा था, मगर उसने लखन को मेरी पिटाई करने से नहीं रोका था। उन कमबख्तों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो दम तोड़ चुका होता, लेकिन मैं अब तक अपने आप को जिंदा रखे हुए था। बेला अब भी पिस्तौल लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए रुक रुक कर कहा, बेला, मेरी जो भी टूट फूट हो रही है उसका हिसाब रखना।
ये सब कुछ तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है और सारा हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। बेला चहकी बोली, ओहो, तो क्या अब भी तुम समझते हो कि यहाँ से बचकर जा सकोगे? मैंने कहा, मैंने मायूस होना नहीं सीखा। जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ूंगा और यह हिसाब चुकाने की कोशिश करूंगा। बेला मुस्कुराई, बोली, वाकई बहुत बहादुर हो, लेकिन इन तमाम तकलीफों से बच सकते हो अगर उन लोगों का पता बता दो जिन्होंने तुम्हें अब तक पनाह दे रखी थी। नागराज ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि वो गद्दार कौन है। मैंने कहा, तुम छम्या के बारे में जान चुकी हो, फिर क्यों पूछ रही हो? बेला ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, छम्या में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि इतने रोज तक तुम्हें छुपाए रखती। उस रात जब तुम मुझे उसके कॉटेज में लेकर गए थे तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी और उसकी दोस्ती चंद घंटों से पुरानी नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ जिन्होंने छम्या के पास आने से पहले तुम्हें पनाह दे रखी थी, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि छम्या इस वक्त कहाँ है। मैंने कहा, कोशिश करके देख लो। अगर तुम मेरे जिस्म का रेशा रेशा भी अलग कर दोगी तो इस सिलसिले में मेरी जबान नहीं खुलेगी। बेला ने कहा, नागराज ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अगर मैं कामयाब न हो सकी तो फिर तुम्हें नागराज के हवाले कर दिया जाएगा। वो जबान खुलवाने के लाखों तरीके जानता है। उसके पास ऐसे ऐसे नाग हैं जिनके काटने से आदमी मरता तो नहीं, लेकिन वो मौत की दुआएं जरूर मांगता है। वो अजियत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बेहतर है तुम अभी जबान खोल दो। मैंने कहा, कोशिश करके देख लो। बेला ने सूरज को इशारा किया और वो दूसरे कमरे में चला गया, और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में शराब की बोतल थी। बोतल देखते ही मैं समझ गया कि ये कन्नड़ी है, कच्ची भट्टी की शराब जो जहर भी बन सकती थी। वो बोली, तुमने मुझे वोडका पिलाई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ इस वक्त यही दस्तयाब है। वैसे है मजे की चीज। उसने दूसरे आदमी को इशारा किया। सूरज ने शराब की बोतल मेज पर रख दी और फिर उन दोनों ने मुझे इस तरह जकड़ लिया कि मैं हरकत करने के काबिल भी न रहा। बेला ने बोतल मेरे मुंह में ठूस दी। मैं सर झटकने की कोशिश करता रहा। इस तरह कुछ शराब मेरे होंठों से बाहर भी गिरती रही। बेला ने बोतल हटा ली, बोली, इसे कहते हैं प्राणों के बदले प्राण। इसका मतलब है आंख के बदले आंख। तुम मौत के बदले मौत भी कह सकते हो, लेकिन तुमने मुझे शराब पिलाई थी, इसलिए मैंने भी शराब पर ही इक्तिफा किया है। सिर्फ उतनी ही पिलाई जितनी तुमने मुझे पिलाई थी। वो शराब क्या थी? खौलता हुआ लावा था जो मेरे अंदर उंडेल दिया गया था। रगों में खून उबलने लगा, पेट और सीने में आग सी लग गई। एक भौंचाल सा आ गया मेरे अंदर। सूरज ने मुझे पीछे से पकड़ रखा था। मेरे पेट में तूफानी लहरें सी उमड़ रही थी। यूं लग रहा था जैसे आंतें मुंह को आ रही हूं। और जब मैं जोर से मचला तो सूरज ने मुझे छोड़ दिया। मैं उछलकर कुर्सी पर दोहरा हो गया और फिर नीचे गिरा। उसके साथ ही मुझे जोरदार कै हो गई। पेट के अंदर मचलने वाला तूफान किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। कै पर कै हो रही थी। अंदर का पूरा सिस्टम हिलकर रह गया था। लगता था जैसे आंतें भी बाहर आ जाएंगी। आखिरकार मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो गया, मगर कच्ची भट्टी की उस शराब ने मेरा दिमाग बेकाबू कर दिया। धमाके से हो रहे थे। सूरज ने मुझे पकड़कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। दूसरा आदमी पहले की तरह अपनी जगह पर चला गया था। अब तक के हंगामों से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि बेला के अलावा इस मकान में सिर्फ यही दो आदमी थे। तीसरा कोई नहीं था। अगर होता तो सामने आ चुका होता। अगर वो आदमी लखन को लेकर न जाते तो बेला और लखन समेत उनकी तादाद 6 होती। सूरज ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो मूर्ख। बेला जी ने ठीक कहा है। हम प्राणों के बदले प्राण के उसूलों पर चलते हैं, यानी मौत के बदले मौत। तुमने मेरे भाई की हत्या की है। मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूँ। अब तक सब्र किए हुए हूँ, लेकिन सब्र का प्याला छलक भी सकता है। इससे पहले कि मैं बेकाबू हो जाऊं, तुम उन लोगों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हें अब तक पनाह दे रखी थी, वरना मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दूंगा। बेला ने कहा, एक बात और, तुमने सिर्फ यही सुना है कि नागराज बहुत सफाक और बेरहम आदमी है, लेकिन वो दोस्तों का ख्याल भी रखता है। वो बिला वजह किसी पर अन्याय नहीं करता। वो बहुत मेहमान पुरुष आदमी है। अगर तुम उन लोगों के नाम बता दोगे तो नागराज खुश हो जाएगा, और मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारी भरपूर सेवा की जाएगी और ये कॉटेज जहाँ तुम पर तशद्दुद हो रहा है तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ तुम्हें हर सहूलत मैसर होगी। तुम्हारी पसंद की अप्सराएं होंगी जो तुम्हारी खिदमत करेंगी। उस वक्त मेरा सर किसी कदर झुका हुआ था। मैंने आंखें खोलकर देखा। सूरज बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और बेला कदरे बाईं जानिब थी। उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था। तीसरा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। मेरी हालत अगरचे अच्छी नहीं थी। पेट और सीने में आग सी लगी हुई थी और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। और इससे पहले कि शराब मेरे दिमाग पर चढ़ जाए, मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। ये तो मैं समझ चुका था कि ये लोग मुझे जान से नहीं मारना चाहते। नाकामी की सूरत में ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरी और पिटाई की जाएगी।
मैंने अपने फैसले पर अमल करने में देर न लगाई। मेरा हाथ बड़ी तेजी से हरकत में आया। उनमें से किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि मैं इस मरहले पर कुछ कर सकूंगा। मेरा हाथ बेला के पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा। मैंने उसे इस तरह खींचा कि वो मेरे सामने खड़े हुए सूरज से टकराई। बेला ने खतरा महसूस करते हुए फौरन ही ट्रिगर दबा दिया, मगर मैंने झटका देते हुए उसका हाथ भी मोड़ दिया। पिस्तौल का रुख उस वक्त सूरज की तरफ था। गोली उसके पेट में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने दूसरा फायर करने का मौका दिए बगैर बड़ी फुर्ती से पिस्तौल छीन लिया और दूसरे हाथ से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो बिल्कुल मेरे सामने गिर गई। दरवाजे पर खड़े हुए दूसरे आदमी ने फौरन ही पिस्तौल तान लिया। मैंने बायां हाथ बेला के सीने पर लपेटकर उसे अपनी तरफ दबा दिया। दाएं हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपटी से लगा दिया। अब तक की सूरत हाल से मैं समझ चुका था कि बेला को इस गिरोह में एक अहम मकाम हासिल था। उसने अगरचे अपने एक आदमी को गोली मारकर मफलूज कर दिया था, मगर मुझे यकीन था कि उसके आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मैं बेला के कान के करीब गुर्राया। अपने आदमी से कहो राइफल फेंक दे, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बेला कसमसाई, मगर मैंने उसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ा दिया और वो बेबस होकर रह गई। उसने अपने आदमी को राइफल फेंक देने का हुक्म दिया। वो शख्स चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से बेला की तरफ देखता रहा, फिर उसने राइफल हाथ से छोड़ दी। इस मर्तबा मैंने उस शख्स को हुक्म दिया, कमरे के उस कोने में चले जाओ जहां मेज पर वो मूर्ति रखी हुई है। राइफल फेंकने के बाद उस शख्स ने कहे बगैर दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ कोने की तरफ बढ़ गया। मैंने जोरदार धक्का देकर बेला को हटाया और एक झटके से खुद भी उठ गया, लेकिन बेला को मैंने अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। मेरा हाथ अब उसके सीने की बजाय सामने से गर्दन पर लिपटा हुआ था। मैंने एक बार फिर उसको जकड़ लिया। सूरज फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। वो बेहोश हो गया था। पेट से बहने वाला खून फर्श को तर कर रहा था। मैं बेला को ढाल बनाए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और फिर एकदम रुक गया। मेरी नजरें एक तरफ रखे हुए टेलीफोन पर जम गईं। मैंने पिस्तौल से फोन का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। टेलीफोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने फुर्ती से झुककर राइफल उठा ली और बेला को धक्का देता हुआ बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। इधर उधर देखते हुए मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि ये कॉटेज झील के किनारे पर था। कुर्ब जवार में और भी कॉटेज होंगे। हो सकता है किसी ने फायरिंग की आवाज सुन ली हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई अपने कॉटेज से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी जगहों पर लोग अय्याशी के लिए ही आते हैं। अपनी अय्याशी छोड़कर बखेड़ों में कोई नहीं पड़ता। मैं बेला को धक्के देता हुआ एक ढलान पर उतरता चला गया। वो बार बार करा रही थी। एक जगह मैं रुक गया। झील के किनारे पर कुछ रोशनियां दिखाई दे रही थी। ये वही जगह थी जहां लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते थे और मैं भी वहां जा चुका था, जहां अंग्रेज जोड़े से मुलाकात हुई थी। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें गोलियों से छलनी करके फेंक दूं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तुमसे फिर भी मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जितना तेज भाग सकती हो उस तरफ भागती चली जाओ। बेला ने कहा, तुम गलती कर रहे हो नाजी। इसमें शुबा नहीं कि तुम एक निडर और दलेर आदमी हो। नागराज से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। नागराज के साथ रहकर तुम ऐश करोगे। मैंने कहा, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं तुम भागना शुरू कर दो। उसके साथ ही मैंने राइफल का रुख नीचे करके ट्रिगर दबा दिया। गोली बेला के पैरों के करीब जमीन पर लगी। बेला के मुंह से चीख निकल गई और वो उछलकर कई कदम पीछे हट गई। मैं चीखा, भागो। बेला ने मुड़कर ढलान की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों के बाद वो तारीकी में गायब हो गई। मेरे पेट और सीने में अब भी आग सी लगी हुई थी। शराब अब दिमाग की तरफ चढ़ने लगी थी। ठंडी हवा भी असरअंदाज हो रही थी। मैं सर को झटकता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। एक जगह रुककर राइफल मैंने झील की तरफ उछाल दी। उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। अपनी हिफाजत के लिए बेला का पिस्तौल ही काफी था। बेला को मारने का भी कोई फायदा नहीं था। बेला को साथ साथ लिए फिरना भी खतरे से खाली नहीं था। वो बहुत अय्यार और चालाक थी। किसी भी वक्त कोई ऐसी हरकत कर सकती थी जो मेरे लिए नुकसानदेह होती। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गया। दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली हुई रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैं सांस दुरुस्त करने को चंद लम्हे रुका और फिर पहाड़ी उतरने लगा।